हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। क्या है वो चैप्टर? द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हम क्लास 6 ऑनवर्ड्स काफी सारी सिविलाइजेशन, हमने काफी हिस्ट्री पढ़ रखी है, ठीक है। तो आज जो हम सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं ना, वो हमारे इंडिया से ही रिलेटेड है, मतलब हमारे भारत की भूमि पर ही इस सिविलाइजेशन ने जन्म लिया था। तो कैसे करेंगे शुरुआत? एक स्टोरी से करेंगे और वो स्टोरी आपको सब जस्ट बता देगी कि इस पूरी सिविलाइजेशन में क्या था, क्या हुआ था और इस सिविलाइजेशन से के टेकअवेज क्या थे, आज इस सिविलाइजेशन को हम क्यों ओ करते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ। 5000 साल पहले जब कोई कंट्री नहीं थी, ना ही कोई बॉर्डर्स थे, तब एक सिविलाइजेशन जन्म ले रही थी और उस सिविलाइजेशन का नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, ये हमारे भारत की धरती की एक सिविलाइजेशन है। तो इस समय पर शहर ऐसे बने थे जैसे कोई इंजीनियर ने एक ड्राइंग बोर्ड लिया हो और उस ड्राइंग बोर्ड पर कोई डिजाइन बना दिया हो, या फिर सीधी सीधी सड़कें और राइट एंगल पर ये मूर्ति थी। बोला जाए तो एकदम एक प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। और इसका एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, यहाँ पर हर घर के पास एक प्राइवेट बाथरूम था। थी ना, 5000 साल पहले की हम ये बात कर रहे हैं। हर शहर को 2 पार्ट्स में बांटा गया था। एक था अपर एरिया जिसे सिटाडेल के नाम से हम जानते हैं, और दूसरा है लोअर एरिया जिसे हम निचला हिस्सा बुलाते हैं। तो सिटाडेल जो था वो एक एलिवेटेड एरिया होता था और उस एरिया में ये माना जाता था कि वहां पर ग्रेनरीज या पब्लिक हॉल्स या फिर वहां पर पावरफुल लोग रहते थे। फिर आता है लोअर एरिया या फिर निचला एरिया या फिर लोअर टाउन के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो वहां पर आम आदमी रहते थे, हम जैसे लोग, हम जैसे आम आदमी लोअर एरियाज में रहते थे। यहाँ का सबसे फेमस स्ट्रक्चर था द ग्रेट बाथ। कुछ ऐसा दिखाई देता था, मतलब एक बड़ा सा स्विमिंग पूल के जैसा एक एरिया था। तो इसको ये एक कुंड नहीं था जहां पर लोग नहाते थे, बट ये एक धार्मिक स्थल माना जाता है जहां पर लोगों, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो यहाँ पर शाही स्नान या फिर हम बोलते हैं रिलीजियस बाथ लेते, शाही बात नहीं, रिलीजियस स्नान बाथ लेते थे। और इससे ये समझ आता है कि वहाँ के लोग सिर्फ रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे। जब हम इस एरिया को देखते हैं तो हमें ये भी समझ आता है कि वो सफाई का भी बहुत ध्यान रखते थे। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तब आप ज्यादा समझोगे कि इसके, जब हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे इस ग्रेट बाथ के, तो आपको और डिटेल में समझ आएगा। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत उन्हें अच्छी समझ थी। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि ब्रॉन्ज से बनी हुई उस टाइम की एक डांसिंग गर्ल मिली है, फिर एक शॉल क्लैड योगी मिले हैं और 2000 से भी ज्यादा एनग्रेव्ड सील्स मिली हैं, जो हमें ये बताती हैं कि उस टाइम पर काफी आर्टिस्टिक लोग थे और वो लोग जो है वो क्रिएटिविटी भी थी और कल्चर को भी बहुत सपोर्ट करते थे, कल्चर को भी बहुत बढ़ावा देते थे। तो सिर्फ इतना ही नहीं था, यहाँ के जो सी ट्रेड है यहाँ पर वो भी देखा गया है। तो यहाँ पर इस एरा के लोग ट्रेडर्स भी हुआ करते थे। तो लोथल एक डॉकयार्ड था और ये साबरमती रिवर से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर सी ट्रेड के भी काफी सारे प्रूफ मिले हैं और जो इन्होंने सील्स बनाई हैं, जो एनग्रेव्ड सील्स बनाई हैं, वो मेसोपोटामिया में भी मिली हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम मेसोपोटामिया पढ़ते हैं तो हम उसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बुलाते हैं। तो बेसिकली ये समझा गया, ये जाना गया कि जब एक सिविलाइजेशन हमारे भारत में बन रही थी, उसी टाइम पर और भी सिविलाइजेशंस, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये सारी सिविलाइजेशंस अराउंड द सेम टाइम ये बन के बाहर आ रही थी। और कुछ ऐसी चीजें थी जो लोग आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मतलब कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी जिससे लोग आपस में जुड़े थे।
तो यहाँ पर रिलीजन के नाम पर कोई टेम्पल्स मॉस्क्स नहीं थे, बट यहाँ के लोग स्पिरिचुअल थे। वो उनका जो उन्होंने चीजें बनाई हैं उनसे ये बात समझ आती है कि वहां पर नेचर के सिंबल्स को एक डीप रिस्पेक्ट दिया जाता था। जैसे पशुपति, सील्स, मदर गॉडेस और इवन पीपल का पेड़, ये सब उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे और लोगों का स्पिरिचुअल बिलीफ था उनकी तरफ। अब ये सब तो हमने जान लिया कि वो क्या करते थे, कैसे लोग थे, लेकिन इतने एडवांस्ड लोग, ड्रेनेज सिस्टम भी, सैनिटेशन सिस्टम उन्होंने बनाया, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक दिन ऐसा आया जब सब खत्म हो गया। अब खत्म होने का कारण साइंटिस्ट ये बताते हैं या तो फ्लड्स आए होंगे, या कोई क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, या फिर अर्थक्वेक्स आए होंगे, या फिर कोई डिजीज स्प्रेड हो गई होगी, तो जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो सभ्यता थी वो खत्म हो गई। इवन आर्यन इन्वेजन को भी माना जाता है कि शायद आर्यन इन्वेजन हुआ होगा जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई। तो अब ऐसा क्या हुआ? इतनी महान सभ्यता, इतनी महान सिविलाइजेशन एकदम कैसे खत्म हो गई? वो आज तक भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि जो इनके बनाए हुए जो चीजें हमें मिली हैं, उस लैंग्वेज को, उस स्क्रिप्ट को आज भी हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो नहीं हो रही है। तो इस पे सबसे पहले काम किया था 1921 में दयाराम साहनी जी ने, जिन्होंने हड़प्पा में डिस्कवर किया ये नई सिविलाइजेशन। और 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदारो के राज खोले, और फिर यहीं से हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को, तब से 100 साल पहले से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो कोड्स हैं, यहाँ की जो स्क्रिप्ट हैं, वो आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। और क्या हुआ, कैसे सब खत्म हो गया, ये आज तक एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। तो ये दुनिया की एक सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, तो ये क्या देकर गई है? तो ये सिविलाइजेशन हमें देकर गई है सबसे पहला प्लान्ड सिटी मॉडल, एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, एक अच्छा सैनिटेशन सिस्टम, कुछ आर्ट और क्राफ्ट की चीजें, और साथ ही साथ ट्रेड के भी एग्जाम्पल्स हमें इस सिविलाइजेशन से मिलते हैं। तो बात यह है कि हड़प्पन्स तो चले गए, ये पूरी सिविलाइजेशन चली गई, लेकिन उनकी कहानी को आज भी हम डिकोड कर रहे हैं और आज भी किसी ना किसी तरह हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं इसी चैप्टर के साथ। तो जितना अभी तक आपने कहानी सुनी है, तो लेट मी टेल यू, अगर आपको इतनी कहानी समझ आ गई है ना, तो आगे बस कुछ नहीं है, हम इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करते हुए बहुत सिंप्लिसिटी से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हाट इज दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो माना जाता है दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी है, और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बुलाया जाता है। ऐसा क्यों? तो इंडस रिवर का नाम हम सबने सुना है, कहाँ पर है? यहाँ पर है इंडस रिवर, राइट? तो ये इंडिया और पाकिस्तान में है। तो इस वैली में, इंडस वैली में, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंडस रिवर के अराउंड ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ने जन्म लिया था। पूरी सिविलाइजेशन इसी के आसपास ग्रो हुई थी, इसलिए इसका दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। सो नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। इसकी जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी दैट वाज हड़प्पा, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है। सो इट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अगर हम पूरी सिविलाइजेशन की बात करें तो कुछ पार्ट इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है, और जो सबसे पहली साइट डिस्कवर हुई थी इस सिविलाइजेशन की दैट वाज इन हड़प्पा। तो इसलिए उसी नाम को उठाकर हमने इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया है। और इंडस वैली क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये इंडस रिवर के अराउंड ग्रो हुई एक सिविलाइजेशन है। अब बात करें कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस, मतलब हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता है? तो इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चला जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कुछ चीजें डिस्कवर की, कुछ एग्जिस्टिंग आर्टिफैक्ट्स को डिस्कवर किया। क्या थे वो? जैसे ग्रेट बाथ, जिसके बारे में अभी हमने बात की, एक बड़ा सा पब्लिक स्विमिंग पूल जिसका एक रिलीजियस बिलीफ भी था। फिर सिटाडेल, जिसे हम अपर टाउन के नाम से जानते हैं, जहां पर ग्रेनरीज या पब्लिक हॉल्स या फिर वहां पर जो ज्यादा पावरफुल लोग थे वो रहते थे। देन सील्स, तो बहुत सारी ऐसी मोहरे जिन पे एनिमल्स
के सिंबल्स हैं और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं वो हमें मिले हैं। 2000 से भी ज्यादा सील्स हमें मिली हैं। देन बियर्ड मैन एंड डांसिंग गर्ल स्टैचू, ये उनके आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हमें बताता है कि दे वर सो एफिशिएंट इन आर्ट एंड क्राफ्ट। देन डॉकयार्ड, तो ट्रेड का हमें बहुत सारे साइंस मिले हैं डॉकयार्ड से, जैसे अभी हमने साबरमती रिवर के अराउंड ये ट्रेड की बात की थी। देन टाउन प्लानिंग, तो अगर हम इनके टाउन प्लानिंग देखें तो सीधी सीधी सड़कें राइट एंगल पर मुड़ती हैं और प्रॉपर लेआउट है, मतलब ऐसा लेआउट ऐसा लगता है कि किसी इंजीनियर ने बैठ के आराम से एक बोर्ड के ऊपर ये प्रॉपर डिजाइन बनाया हो। देन ब्रिक हाउसेस, तो यहाँ पर सन से पूरे हीट किए हुए पूरी पक्की जो ईंटें होती हैं ना, उनसे ये पूरे घर बनाए गए थे यहाँ पर, मतलब पक्के घर बनाए गए थे, पक्की ईंटों के घर बनाए गए थे। तो क्योंकि हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीजों को डिस्कवर किया, इससे हमें पता चला कि यहाँ पर कई साल पहले एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, नाउ वही सवाल जो हम क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ते हैं कि व्हाट इज दिस सिविलाइजेशन। सो बेसिकली व्हाट इज सिविलाइजेशन? सो सिविलाइजेशन इज बेसिकली, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज सिविस, विच इज समवन लिविंग इन अ सिटी, राइट। तो अगर हम सिटी की बात करें तो सिटीज आज के टाइम पे कैसी होती है, एक सभ्य समाज कैसा होता है, तो ऑर्गेनाइज सोसाइटी होती है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है और कल्चरल डेवलपमेंट भी होती है। तो उसे हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बुलाते हैं या सिविलाइज्ड पीपल, सिविलाइज्ड एरिया बुलाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप चंडीगढ़ या गुड़गांव को इमेजिन कर लो तो वेल प्लान्ड सिटीज हैं, राइट। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, ये भी कुछ ऐसी ही एक वेल प्लान्ड सिटी या वेल प्लान्ड एरिया हुआ करता था। तो अब हम बात करते हैं व्हाट मेक्स अ सिविलाइजेशन स्टैंड आउट, कि अगर हम किसी भी सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो किसी और सिविलाइजेशन से हमें अलग कब दिखती है, कब दिखेगी? जब वहां की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अलग होगी। ठीक है, उनका जो लिखने की लैंग्वेज है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी, जिससे शायद जैसे अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो इनकी जो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज है वो आज तक हम डिकोड ही कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आई है। देन उनका आर्ट और आर्किटेक्चर, जो उनके अमेजिंग डिजाइन, स्टैचू, सील्स, उनके आर्ट की समझ के बारे में हमें बताता है। देन एजुकेशन एंड नॉलेज, जो उनकी चीजें हमें दिखाती हैं कि उनकी जो प्लानिंग थी एक सिटी को लेकर वो एक काफी लॉजिकल प्लानिंग थी। उनके मैथ स्किल्स, उनके इंजीनियरिंग स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग थे। देन गवर्नमेंट एंड डिफेंस, इतने प्लान्ड सिटीज के साथ बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहा होगा, एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन रही होगी, जिसने इस पूरी सिविलाइजेशन को एक साथ जोड़ के रखा होगा और लोग भी उन रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मेक अ सिविलाइजेशन स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर सिविलाइजेशंस। अब अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी का टाइम पता करें तो पता ये चला है कि पहली बात है कि ये हमारे देश की मिट्टी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जब इंडिया और पाकिस्तान एक होते थे तो क्या था, हम सब एक ही थे, राइट। तो उस टाइम पर हमारी मिट्टी के नीचे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी या फिर एक पूरा का पूरा एक वर्ल्ड छुपा हुआ था, ये हमें पता नहीं था। 1921 में हमें फर्स्ट टाइम पता चला कि जिस मिट्टी पे हम हैं उसके नीचे एक पूरी दुनिया बसती थी पहले, और अब वो दुनिया कहीं उस मिट्टी के नीचे खो गई है। तो 1921 में जैसे हमने बात की कि हड़प्पा वॉज फाउंड बाय दयाराम साहनी जी। देन 1922 में मोहनजोदारो एक्सकेवेटेड बाय R.D. बैनर्जी। द होल न्यू वर्ल्ड ऑफ द पास्ट वॉज अनअर्थ। तो इन आर्कियोलॉजिस्ट ने खोद के वो सारी सिटीज निकाली और हमें बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द बिग मिस्ट्री, व्हेन डिड इट बिगिन, तो ये बड़ी सी मिस्ट्री शुरू कब हुई? तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें ना तो आज भी कितनी पुरानी ये सिविलाइजेशन है, शायद कौन से एरा में ये होगी या कौन से वो साल होंगे, ये आज भी क्लियर नहीं है। जो एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो आज भी अनसर्टेन है। मेन रीजन क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट आज भी हम डिसाइफर कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि आज भी हमें उनका लिखी हुई बातें समझ नहीं आ रही हैं।
इसलिए तो जैसे मान लो अगर एक पुरानी डायरी मिल जाए और उसमें हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आप जानते हो, बंगाली, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज जो भी आप जानते हो, अगर उसके सिवा, उस स्क्रिप्ट के सिवा कुछ और स्क्रिप्ट हो, तो वो डायरी आपके लिए एक मिस्ट्री बन के रह जाएगी। उसको डिसाइफर करने में आपको टाइम लगेगा, राइट, कि ये चीज उस टाइम क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कौन से वो साल रहे होंगे, करेक्ट। तो वैसे ही ये भी हमारे लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी एक मिस्ट्री की तरह ही है। So what do experts think about it? So Sir John Marshall says, who had led the key excavation, he believed, तो जब ये सिविलाइजेशन मिली तो उसके बाद कई लोगों ने उस पे, वहां पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने वहां पर एक्सकेवेट किया, और इसमें से जो एक थे, ही वॉज सर जॉन मार्शल, तो उन्होंने कहा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इट एग्जिस्टेड बिटवीन 3250 BCE एंड 2750 BCE। मतलब कि हम बात करते हैं, सो दिस इज से कॉमन एरा यहाँ को स्टार्ट होता है, राइट। तो यहाँ को है CE इज कॉमन एरा, BCE इज बिफोर द कॉमन एरा। तो जब भी हम कॉमन एरा की बात करते हैं ना, तो हम साल फॉरवर्ड काउंट करते हैं, मतलब आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब हम बात करते हैं BCE की, तो हम हमेशा सालों को एक बैकवर्ड काउंट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 3250 से 2750 तक लिखा हुआ है। क्लियर। तो इस स्क्रिप्ट को अगर शायद हम डिकोड कर पाए तो हमें काफी सारे प्रूफ मिल जाएं, या जो हमारे मन में सवाल है शायद हमें उनके आंसर्स मिल जाएं, लेकिन अभी भी हमें वो ढूंढना है, अभी भी हमें उसको डिसाइफर करना है। तो ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो जो चीज हमें उनकी बातों से, उनकी स्क्रिप्ट से समझ नहीं आई, तो उसमें हमारी हेल्प की हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने रेडियो कार्बन डेटिंग सुना होगा, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी बड़ी पुरानी चीज मिलती है या हमें कोई भी चीज मिलती है ना, तो हम उसकी एज पता कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है, आप पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो उससे हम किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम की या किसी भी ऑब्जेक्ट की हम एज पता लगा सकते हैं। तो दैट इज व्हाट हैपेंड। द रेडियो कार्बन डेटिंग, व्हिच इज अ साइंटिफिक टेस्टिंग मेथड, सेज civilization flourished between 2500 BCE to 1750 BCE। ठीक है। तो जो सर जॉन मार्शल ने बोला उससे बिल्कुल अलग है। तो इनके हिसाब से ये 2500 BCE से लेके 1750 BCE के बीच में ये पुरानी ये सिविलाइजेशन हमें लगती है। तो ग्लोबल टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये वो टाइम था जब हम पढ़ते हैं कि हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन जन्म ले रही थी या हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जन्म ले रही थी। तो एग्जैक्टली उसी टाइम पर ये वही वाला गोल्डन एरा था जब एक और सिविलाइजेशन जन्म ले रही थी और वो हमारे भारत की धरती पर वो जन्म ले रही थी। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ है, जल्दी से बताओ। ये भी अगर आज के प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो ये एशिया में ही आती है। यही इराक ईरान वाला जो एरिया आता है, सीरिया, यहीं पर आती है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन साउथ अफ्रीका वाले एरिया में आती है, राइट। तो इसी टाइम पर हमारे एशिया में एक दूसरी सिविलाइजेशन भी जन्म ले रही थी जिसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। तो कहानी समझ आ रही है ना, कहानी के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा है। कहीं पर कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। तो ऐसा सोचो कि जब इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे ना, तो यहाँ पर मोहनजोदारो में एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा था। तो दुनिया में लोग अलग अलग जगह रहकर नई नई खोज कर रहे थे और नई नई चीजों में साइंस का यूज करके और प्लानिंग का यूज करके लोग नई नई चीजों को डिस्कवर कर रहे थे, नई नई चीजों को इन्वेंट कर रहे थे। तो दिस वाज दैट गोल्डन एरा। नाउ द मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन, राइट। मैच्योर फेज का मतलब ये है कि वो टाइम जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को सबसे डेवलप्ड और सबसे एडवांस्ड फेज जिसे हम मानते हैं, तो वो कौन सा एरा था जब हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे डेवलप्ड और सबसे
एडवांस्ड स्टेज में थी। तो ये जो मोस्ट डेवलप्ड पीरियड था हड़प्पन्स का, इट वाज बिटवीन 2200 BCE टू 2000 BCE। तो इस टाइम पर माना जाता है कि ये इनका सबसे मैच्योर फेज था। ये वो टाइम था जब इनकी प्रॉपर सिटी प्लानिंग थी, इनका ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर था, इनकी जो पब्लिक लाइफ थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो आज से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भी हम कुछ ना कुछ डिकोड ही कर रहे थे और आज भी हम चीजों को डिकोड ही कर रहे हैं। सो दैट्स some fun fact from this chapter। चलो आगे बढ़ते हैं। Now extent and chief centers of Harappan civilization। तो हड़प्पन civilization, how far did the Harappans go? कितने दूर गए थे? ऐसा नहीं था कि एक गांव था, दो गांव था, तीन गांव थे, बस इतना ही था, नहीं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में 250 प्लस सिटीज डिस्कवर की गई हैं थ्रू आउट दिस नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हमारे मतलब इंडिया और पाकिस्तान में जो पूरा, जिसे हम हड़प्पन एरिया बुलाते हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया बुलाते हैं, वहां पर more than 250 cities डिस्कवर की गई थी। सो दे आर स्प्रेड अक्रॉस पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो इस सारे एरिया में हमें ये सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। तो अगर हम फ्रॉम वेयर टू वेयर की अगर हम बात करें, तो नॉर्थ में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो रोपड़ से लेकर, ठीक है, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में, राइट। साउथ में नर्मदा और ताप्ती वैली, देन वेस्ट में मकरन कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान एंड ईस्ट में मेरठ ऑफ अपर गंगा एंड यमुना। ठीक है, तो एक बार मैप में देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये सिर्फ इंडिया का मैप है, तो पंजाब का यहाँ पर एक एरिया, ठीक है, तो पंजाब का एरिया से कहीं यहाँ से यहाँ पर वो नर्मदा और ताप्ती वैली आती हैं। उत्तर प्रदेश का यहाँ पर कोई एरिया, और यहाँ पर पाकिस्तान में कहीं बलूचिस्तान वाला एरिया। तो ऑलमोस्ट अगर मैं इनको पॉइंट्स को ऐसे सिंपली ड्रॉ करूं या ज्वाइन करूं, तो इतना एरिया था जहां पर ये पूरी सिविलाइजेशन फैली हुई थी। अब हम बात करते हैं कि सबसे मतलब दो मेन सिटीज की हम यहाँ पर बात करेंगे, या हड़प्पन सिटीज में दो मेन सिटीज की ही बात करेंगे। सबसे पहले है मोहनजोदारो, विच इज ऑल्सो नोन एज द माउंड ऑफ डेड। पहला सवाल कि इसे माउंड ऑफ डेड क्यों बुलाया जाता है? रीजन बीइंग कि जब आर्कियोलॉजिस्ट इस साइट को, मोहनजोदारो को, जब वो में खुदाई कर रहे थे, कुछ खोज रहे थे, चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, अपनी हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पर इस जगह पर उन्हें बहुत सारी ग्रेव्स, बहुत सारे कंकाल और डेड, मतलब वही कंकाल के फॉर्म में बहुत सारी चीजें मिली थी। मतलब जो लोगों के कंकाल या ग्रेव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मिले थे, इसलिए इस जगह को माउंड ऑफ डेड भी बुलाया जाता है। सो माउंड ऑफ डेड, माउंड का मतलब होता है बेसिकली ग्रेव, ठीक है। सो इट इज लोकेटेड इन सिंध, पाकिस्तान। तो आज के टाइम पे ये पाकिस्तान में है। सो पॉसिबली द कैपिटल ऑफ सदर्न रीजन। It is featured with straight, wide roads, well-planned drainage and strong public buildings। तो सीधे सीधे रोड, वाइड रोड्स, well-planned drainage है और strong public buildings। मतलब जैसे हमने बात की कि पक्की ईंटों के घर बने हुए थे उस टाइम पर। जैसे हम दिल्ली और मुंबई को एक बहुत बड़े शहर मानते हैं, उस टाइम पर मोहनजोदारो एक बहुत ही बड़ी सिटी मानी जाती थी। और अगर हम उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम देखें ना, तो इट वाज वेरी एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम। मतलब अगर हम आज की सिटीज को देखें, बड़ी सिटीज को देखें, तो इनसे भी ज्यादा वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर। सेकेंड इंपॉर्टेंट सिटी इज हड़प्पा। इट वाज फर्स्ट टू बी फाउंड। तो जो पहली हड़प्पन सिविलाइजेशन की पहली जगह जो थी, दैट वाज हड़प्पा। दैट्स व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज नेम्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि ये पहली वो जगह है जो हमने खोजी थी, तो उसी के नाम पर हमने इस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया। सो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, about 160 kilometers from Lahore, it is likely the northern capital
मोहनजोदारो को सदर्न कैपिटल माना जाता था, नॉर्दर्न कैपिटल हड़प्पा थी, एंड इट इज बिगर देन मोहनजोदारो एंड इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन 1921। तो सबसे पहली साइट जो है वो यही डिस्कवर हुई थी, और ये माना जाता है कि ये जो एरिया है ये ये जो सिटी है ये मोहनजोदारो से भी बड़ी है। अब कुछ और सिटीज की अगर हम बात करें इसमें, तो देयर वर द सिटीज लाइक चन्हुदारो, देन लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, देन आलमगीरपुर, मिथिल एंड बनावली एंड राखगिरी। तो ये सारे अगर आप इनकी लोकेशन देखो तो जैसे ये आज के टाइम में पाकिस्तान पर है, बाकी सारी चीजें इंडिया में हैं, बाकी ये सारी डिफरेंट जो सिटीज थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो सारी ही इंडिया में हैं। अब मान ले क्योंकि ये सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एंशिएंट है, लेकिन अगर हम इसका ड्रेनेज सिस्टम देखें तो वो कई इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम इज गुड, बट कई ऐसी जगहें हैं उनके ड्रेनेज सिस्टम से भी मच बेटर ड्रेनेज सिस्टम इस टाइम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा गया है। तो कैन यू टेल मी द रीजन कि उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा क्यों था, हमारा आज क्यों नहीं है? सो दिस इज ऑल ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, नाउ द मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो मेन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द अर्बन प्लानिंग, द सिटी दैट थॉट अहेड। ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग थी वहां पर सिटीज में। तो हड़प्पन सिटीज वर ग्रिड पैटर्न में होती थी, स्ट्रीट क्रॉस्ड एट द राइट एंगल्स लाइक अ परफेक्ट सिटी प्लानर ड्रीम। तो वही बात की जैसे किसी इंजीनियर ने बैठ के एक बोर्ड पे अच्छे से ड्राइंग बनाई हो, ऐसी सिटीज थी, बिल्कुल सीधी सीधी सड़कें थी, राइट एंगल पे मुड़ती थी, ऐसे पूरे सीधी जाती थी या फिर ऐसे मोड़ भी ऐसे आते थे। तो प्रॉपर प्लान्ड सिटीज थी उस टाइम पर। सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू, सिटाडेल वेस्ट में एंड लोअर टाउन इन द ईस्ट। तो सिटाडेल रेस्ड प्लेटफॉर्म थे जहां पर पब्लिक बिल्डिंग्स और रिच लोग रहते थे, और यहाँ पर कॉमन हाउसेज और मार्केट्स जो थी वो लोअर टाउन में देखी जाती थी। अब अगर हम बात करें अर्बन प्लानिंग की, तो अर्बन प्लानिंग में ही और पॉइंट, तो सिटाडेल हैड थिकर बिल्डिंग्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड्स एंड एनिमीज। तो वो एक ऐसा एरिया था जहां पर ज्यादा पावरफुल लोग, जहां पर ग्रेनरीज थी, जहां पर बड़े बड़े हॉल्स बने हुए थे, तो इसे काफी इंपॉर्टेंट एरिया भी माना जाता था। इसलिए एक तो ये ऊंचाई पर था, और दूसरा यहाँ की जो वॉल्स थी ना वो ज्यादा थिक थी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज कंपेयर टू द walls that were made in the lower towns. Now the house designs, they were built to impress totally. So they were made up of the burnt bricks which were long lasting and strong. तो houses कैसे होते थे, इनमें 1 से 12 कमरे होते थे, 2 नहीं 1 से 12, 1 to 12 रूम्स होते थे, डिपेंडिंग ऑन की फैमिली का साइज क्या है उस हिसाब से। एक बड़ा सा कोर्टयार्ड होता था जहां पर लाइट और एयर आती थी। देन बाथरूम्स होते थे विद प्रॉपर ड्रेन्स, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के साथ यहाँ पर बाथरूम होते थे। तो मतलब जो आज अगर हम एक बड़ा एक सिटी में किसी फ्लैट की बात करें ना, तो कुछ ऐसा ही, बस कोर्टयार्ड आपको नहीं मिलेगा बट बाकी चीजें ऑलमोस्ट वैसी ही। देन हाउस देयर वर स्टोर रूम्स, किचन्स एंड इवन फायर प्लेसेस वर देयर। सो वेल्स इनसाइड द होम्स फॉर वाटर, तो घर के अंदर कुएं होते थे जो पानी में, जिनसे लोग पानी लेते थे। तो थे ना, मतलब अगर हम हड़प्पन्स की बात करें तो ये बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से इन्होंने अपने घर, अपनी सिटीज, अपने शहर बनाए थे, जो कि इनके लिए काफी फायदेमंद थे, और इनसे ही हमें काफी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। तो शायद इन्हीं से सीखते 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 आज हम इस एडवांस्ड स्टेज पर पहुंचे हैं। तो ये हमारे पूर्वजों का ही कमाल है कि कुछ चीजें उन्होंने तब ढूंढी, सीखी, इन्वेंट की, डिस्कवर की, और फिर उसके बाद धीरे 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 हम आगे को प्रोग्रेस ही करते जा रहे हैं। तो 5000 साल पहले के घर भी इतनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। Now, coming on to the drainage system where the ancient engineering marvel is seen. That's very true. So every house had its own soak pit and connected with the drains. हर घर का एक soak pit था जहाँ सारा waste जाता था, right? और वो drains के साथ connected था. So waste water flowed into covered street drains leading to the main underground drains. ठीक है, तो जितना भी वेस्ट वाटर था वो स्ट्रीट की ड्रेन्स में जाता था और वो मेन अंडरग्राउंड ड्रेन तक
फाइनली वो मेन अंडरग्राउंड ड्रेन तक पहुंचता था सारा पानी। ये मोर्टार, लाइम और स्टोन से बने होते थे और मैनहोल्स वर एडेड फॉर क्लीनिंग एंड इंसेप्शन। जैसे आज के टाइम होता है बड़े बड़े ड्रेन्स होते हैं और बीच बीच में मैनहोल्स होते हैं जहां से प्रॉपर क्लीनिंग, अगर कुछ ब्लॉकेज है कुछ भी है तो वो प्रॉपर क्लीनिंग की जा सके, इसके लिए बीच बीच में मैनहोल्स भी देखने को मिलते थे। Now, drainage system में drains was scientifically built equal to the modern system। तो जैसे ड्रेनेज सिस्टम हम आज देखते हैं, प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम है जहां अच्छे से घरों से वेस्ट निकलता है, एक जगह जाता है और फिर वो सारा मिलकर एक मेन अंडरग्राउंड ड्रेनेज में जाता है, बिल्कुल वैसे ही विद ऑल द मैनहोल्स थ्रू आउट दैट रूट, बिल्कुल वैसे ही वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर्स थे। तो डॉक्टर A.D. पलुष्कर बोलते हैं द सिटी वॉज अ क्रिएशन ऑफ केयरफुल फोरथॉट एंड प्लानिंग। तो पूरी सिटी को अगर हम देखें तो बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। एंड प्रोफेसर S.R. शर्मा सेज आर्कियोलॉजिस्ट हैव मार्बल्ड एट द स्किल विद विच द होल सिस्टम वाज प्लान्ड। तो इतना प्लान्ड सिस्टम था, इतना सिस्टमेटिक सब कुछ था बिना किसी मशीन के। तो उस टाइम के लोग कैसे थे, प्योरली जीनियस और एकदम इंजीनियरिंग माइंड्स थे। वहीं से इंजीनियरिंग की शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। नाउ कमिंग ऑन टू द सिविक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज क्लीन, सेफ एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो जैसे हम क्या देखते हैं कि आज के टाइम में भी हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर अगर हम रोड्स पे, गार्डन्स में, पार्क्स में या रोड्स पे चल रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें डस्टबिन्स दिखाई देते हैं जहां पर गार्बेज कलेक्ट होता है। सो सेम सिविक सेंस दे ऑल्सो हैड सो मेनी इयर्स बैक। स्वीपर्स केप्ट द सिटी क्लीन। तो आज भी अगर आप सुबह सुबह जाओ तो आप देखते हो सड़कों पे जब ट्रैफिक नहीं होता है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में, तो झाड़ू लग रहा होता है ताकि सिटीज के रोड्स जो है वो एकदम क्लीन रहे। उस टाइम पर भी वैसा ही होता था। इन्स फॉर ट्रैवल, सो इन्स या फिर रेस्ट हाउसेस होते थे कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको बीच में रेस्ट करने के लिए कुछ रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस बनाए जाते थे। स्ट्रीट लैंप्स वर फाउंड यूज ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स। तो उस टाइम पर भी स्ट्रीट लाइट्स होते थे, स्ट्रीट लैंप्स लगे होते थे और वो पूरी स्ट्रीट्स को लाइटन अप करते थे। नाइट गार्ड्स टू प्रोटेक्ट द टाउन्स। बिल्डिंग्स कुडंट एनक्रोच द रोड, स्ट्रिक्ट प्लानिंग रूल्स इन प्लेस। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पर भी इतनी ज्यादा मजबूत थी और इतनी स्ट्रिक्ट थी कि कोई भी रोड पे आके अपना घर नहीं बना सकता, अपनी दुकान नहीं खोल सकता। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि हड़प्पन्स कैसे थे, उनका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, उनकी सिविक सेंस बहुत अच्छी थी, उनके बनाई गई चीजें काफी स्ट्रांग हुई होती थी और काफी प्लानिंग से बनाई जाती थी। तो अब हम शुरू करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ। तो ये जो हड़प्पन लोग थे इनका आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था, तो स्टोरी के हिसाब से बहुत अच्छा था, बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट थे ये। तो अब हम बात करेंगे मैसिव स्ट्रक्चर्स की, मोर देन जस्ट ब्रिक्स। तो अगर अब हम इनके हॉल्स देखें, बड़े बड़े हॉल्स देखें, सो दीज पिलर्ड हॉल्स एंड ग्रेनरीज वर देयर विच वर फॉर द पब्लिक यूज बिल्डिंग्स। तो बड़े बड़े हॉल्स, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज थी जो लोग यूज करते थे। एट मोहनजोदारो एट 24.5 मीटर स्क्वायर हाई पिलर्ड हॉल, पॉसिबली एन असेंबली एरिया। तो मोहनजोदारो में एक इतना बड़ा पिलर्ड हॉल देखा गया, तो माना यह जाता है कि ये एक असेंबली एरिया होता होगा लोगों के लिए। ग्रेट ग्रेनरीज जिनका साइज 45.71 मीटर टू 15.23 मीटर देखा गया, जहां पर ग्रेन्स स्टोर किए जाते होंगे। So at Harappa, 2 rows of 6 granaries were found, which means mass storage। तो 2 rows हैं जिनमें 6 granaries हैं, वो देखी गई हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की हैं। तो जैसे आज क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, राइट, FCI है। तो जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास बड़ी बड़ी ग्रेनरीज हैं जिसमें वो ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही उस टाइम पर भी एक प्रॉपर सिस्टम था जहां पर ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके ताकि वो खराब ना हो। नाउ द ग्रेट बाथ और द एंशिएंट स्पा गोल्स। तो आज के टाइम का एक बड़ा सा स्पा या फिर एक स्विमिंग पूल जैसा भी एरिया था। सो इट वाज फाउंड एट मोहनजोदारो रिजेंबलिंग अ स्विमिंग पूल। तो इसका साइज 55 into 35 मीटर है। द पूल इज इन द सेंटर एंड इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 मीटर डीप, नॉट 25। Okay, so the people used to take religious
बाथ, ठीक है, तो रिलीजियस बाथ फेस्टिवल्स यहाँ पर होते थे, एंड वाटर टाइट विद एन एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो पानी जो था लीक प्रूफ, पूरा स्विमिंग पूल लीक प्रूफ हुआ करता था, ठीक है, हम स्विमिंग पूल ही बोलेंगे इसको। तो स्विमिंग पूल जो था रिलीजियस स्विमिंग पूल, तो ये बिल्कुल लीक प्रूफ था, और ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर था कि पानी भी भरता रहे और जो गंदा पानी है वो भी बाहर निकलता रहे। तो उस तरह से बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग जीनियस हमने देखा था। सो पॉसिबली यूज्ड एज हमाम और अ हॉट वाटर shows concern for cleanliness and ritual purity। तो माना ये जाता है कि शायद यहाँ पर गर्म पानी होता होगा। हमाम क्या होता है? हमाम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऐसे सिलेंडर के जैसे, जिसमें ऊपर से लकड़ियां डालते जाओ, उसके साइड में ना पानी होता है, मतलब बीच का एरिया होता है। तो अगर मैं इसका ऊपर वाला एरिया दिखाऊं तो ऐसा होता है, मतलब एक सिलेंडर होता है, ठीक है। तो ऐसे दो एरियाज होते हैं और यहाँ पर एक टैप लगा होता है, टैप सा एरिया, ठीक है। तो ये साइड वाले एरिया में हम पानी डालते हैं, बीच में हम लकड़ियां डालते हैं, तो लकड़ियों को जलाते हैं तो यहाँ पर पानी गर्म होता है। फिर एक तरफ से जब आप इसमें पानी डालते हो तो दूसरी तरफ से वो पानी बाहर को निकलता है। तो ऐसा होता है कुछ हमाम। तो जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं, अब आजकल तो गीजर्स आ गए हैं, जब हम छोटे थे तब हमाम हुआ करते थे, तो वो हॉट वाटर बाथ के लिए हुआ करते थे। तो ये हॉट बाथ के लिए माना जाता है कि शायद ये हॉट बाथ था जहां पर लोग अपनी शुद्धि के लिए, प्योरिटी के लिए आते थे। जैसे आज गंगा में होली डिप लोग लेते हैं, वैसा ही कुछ इसको माना जाता है। Art of sculpture, so much of talent was there. So there was a brown dancing girl, एक हमें पूरी मूर्ति मिली थी, hand on the hip and confident in pose, shows the movement and grace। तो एक ऐसी मूर्ति बिल्कुल ऐसी कमर पे हाथ है और एकदम पोज कर रही है विद कॉन्फिडेंस। सो दैट शोज देयर आर्ट, कितने आर्टिस्टिक लोग थे, ठीक है, और कितने हुनर था उनमें। Shawl clad beard man yogi which shows peaceful and meditative expressions. Other figures were the strong dog, animal models and dancers, all life like and realistic। तो ये जितने भी हमें इनके स्टैचूज अभी तक मिले हैं वो सारे ऐसे देखे गए हैं जैसे बिल्कुल रियल लाइफ, जैसे बिल्कुल रियलिस्टिक वो स्टैचूज हों। The dancing girl is so full of movement, hardly any parallel in the ancient statues. This is what Dr. R.S. Tripathi said। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उनको डिस्कवर किया है और जिन्होंने उनको देखा है, तो वो लोग ये बताते हैं कि वो जो डांसिंग गर्ल है ना, वो बिल्कुल ऐसी है, मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस विद ग्रेस। एक आर्टिस्ट ने ना मतलब ऐसे बनाया है, बिल्कुल लाइवली स्टैचू बनाया है, और ऐसा स्टैचू उन्होंने पूरी हिस्ट्री में अभी तक तो उनको नहीं देखने को मिला है। तो देखो हमारे पूर्वज कितने ज्यादा आर्टिस्टिक थे, हम भी हैं, ठीक है। हम और चीजों में थोड़ा उलझ गए हैं, लेकिन आर्टिस्ट तो हम में भी बहुत भर भर के हैं हम सब में। Now the art of carving. So there are 2000 plus seals which are found engraved with animals like bull, tiger, elephant, deer, and symbols possibly religious or trade related. So material which they used is wood, soapstone, ivory, and metal. So N.N. Ghosh says the artistic and technical skills were truly remarkable of people at that time. तो ये भी माना जाता है कि शायद एनिमल्स की तरफ ना उनका एक स्पिरिचुअल बिलीफ था, तो इसलिए भी वो जो सील्स बनाते थे वो एनिमल्स से या कुछ सिंबल्स के लिए, जिनके लिए उनका स्पिरिचुअल बिलीफ था, वैसी ही वो एनिमल्स की या सिंबल्स की सील्स बनाते थे। Now art of pottery, a spin on beauty. So it is made using the pottery wheel, ठीक है। तो पॉटरी व्हील का यूज करके वो पॉट्स बनाते थे। प्लेन, पेंटेड, ग्लेज्ड पॉटरी, early example of the modern pottery style, and the designs of elephants, plants and geometric patterns। तो एक पॉट जो होता था ना, वो भी एक आर्ट का एक पीस होता था, और उसमें ना इतनी ब्यूटीफुल सी शाइन होती थी जो आज के कुछ पॉट्स में हमें देखने को मिलती है। तो मतलब एकदम ब्यूटीफुल, शाइनी, एंड जो आर्टिस्ट था ना उसके सारे थॉट्स उस पॉट के ऊपर होते थे। Now coming on to they were famous for their shape, shine and their finish. So Sir John Marshall says the earliest glazed pottery in the ancient world. So this pottery is said to have that shine, that shape, और वो finish बहुत अच्छी थी, और ऐसा उन्होंने
अभी तक एंशिएंट वर्ल्ड में और उनको कुछ ऐसा नहीं मिला है, या किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी चीजें अभी तक नहीं मिली हैं। तो जैसे अगर हम आज के टाइम पर देखें ना, तो आज के टाइम पर जैसे हम फैंसी कप्स का यूज करते हैं या फैंसी वास का यूज करते हैं, उनके ऊपर से गोल्डन में कुछ एम्ब्रॉयडरी है, डिजाइन बना है, या फिर सिल्वर में बना है, या फिर किसी और कलर में बना है, एकदम चमकते हुए, बिल्कुल वैसी पॉटरी तब देखने को मिली थी। नाउ द पेंटिंग आर्ट ऑफ पेंटिंग, सो दे हैड द थीम्स वर द बर्ड्स, एनिमल्स एंड नेचर सीन्स वर सीन in their paintings. Example, a crow catching a fish, a fox leaping for a prey, and even painted fishermen and birds on tree. Superb details were seen in all of these paintings. तो जानवरों के, नेचुरल सीन्स के, बर्ड्स के पेंटिंग्स बनाते थे, जैसे एक क्रो कैच कर रहा है फिश को, या फिर एक फॉक्स अपने प्रे को कैच कर रहा है, और इवन फिशरमैन को भी उन्होंने पेंट किया है, इवन ट्रीज पर बैठे हुए बर्ड्स को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से पेंट किया है। The seals and their importance. So seals were used for trade, for religious symbols and for identity marks. So some seals may help decipher the Harappan script. ठीक है, कुछ सील्स जो है उन्होंने हमारी हेल्प की थी हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में, अभी भी पर हम स्क्रिप्ट को प्रॉपरली डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो ट्रेड में, रिलीजियस सिंबल्स में और आइडेंटिटी मार्क्स में सील्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अदर वन फेमस सील शोज शिवा पशुपति सीटेड विद एनिमल्स एंड अनदर अ वुमन वर्शिप्ड एज अ मदर गॉडेस। तो ये भी हमें उसी सील से पता चलता है कि कैसे उस टाइम के उनके रिलीजियस बिलीव्स कैसे थे, उनकी सील्स ही हमें बताती हैं। Now Harappan script had the pictographic script which was made of symbols and not letters. तो स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना इसलिए भी शायद थोड़ा मुश्किल है कि ये जो पूरी स्क्रिप्ट है ना, ये सिंबल्स से बनी हुई है, कोई लेटर्स हमें नहीं मिले हैं इसमें। सो देयर आर मोर देन अराउंड, not more than but around 300 to 400 signs which were found and mostly seen on seals, and we are still deciphering them, and there is no Rosetta Stone yet. तो रोजेटा स्टोन एक ऐसा एंशिएंट स्टोन स्लैब है जिसके ऊपर एक ही स्क्रिप्ट 3 अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई थी, जैसे ग्रीक में या एक इजिप्शियन स्क्रिप्ट या फिर कुछ सिंबल्स की फॉर्म में। तो अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हमें ऐसा कोई भी रोजेटा स्टोन मिला नहीं है। अगर हमें, मतलब हिस्टोरियंस आज भी ये बोलते हैं कि अगर हमें कुछ ऐसा स्टोन मिल जाता है तो हम बहुत इजीली इस पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन को के जो सिंबल्स हैं उन्हें हम डिकोड कर सकते हैं और बेटर जान सकते हैं कि उस टाइम के लोग जो थे वो कैसे थे, क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे, और वहाँ की सिविलाइजेशन कैसी थी। मतलब और डिटेल में हम उन चीज़ों को, उस सिविलाइजेशन के बारे में हम जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं तो वहां के लोग किसे मानते थे। तो हमने सील्स पर भी देखा था कि सील्स पर मदर गॉडेस थी, तो वो उन्हीं मदर गॉडेस को मानते थे, और वो ये मानते थे, दे बिलीव्ड टू बी, शी वाज बिलीव्ड टू बी द सोर्स ऑफ क्रिएशन एंड फर्टिलिटी, कि लाइफ और जो फर्टिलिटी है दैट इज ऑल हर देन। ठीक है, तो वही माता की कृपा से ही सब कुछ है। सो दिस इज व्हाट दे बिलीव्ड। सो द फिगरीन्स शो हर विद, तो जो उनकी जो पिक्चर सीन्स ये बनी हैं उनसे ये समझ हमें आया था कि उनको कैसे दिखाया गया है, मतलब एक गॉडेस और उनके सिर पे एक बहुत ही फैंसी सा हेड गेयर है। ठीक है, कुछ फैंसी सा एक क्राउन सा आप मान सकते हो। उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हैं एंड शी इज स्टैंडिंग अंडर द पीपल ट्री, तो पीपल ट्री के नीचे वो खड़ी है। तो ऐसी सील्स हमें मिली हैं। देन समटाइम्स शोन रिसीविंग एनिमल सेक्रीफाइस लाइक गोट, उन्हें एनिमल सेक्रीफाइस रिसीव करते हुए देखा गया है, जैसे गोट का। तो मतलब कि बलि देना, आप समझते हो कि जैसे कई कई मंदिरों में आज भी बलि दी जाती है, तो वैसी बलि चढ़ाते हैं। तो लोग भी इन्हीं रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते गए, तो उनके रिलीजियस बिलीव्स भी ऐसे थे। नाउ दे यूज्ड टू वर्शिप लॉर्ड शिवा, दैट इज इन पशुपति फॉर्म। सो दे वर फाउंड ऑन द पशुपति सील्स विच शोज अ सीटेड योगी इन अ मेडिटेशन पोज। तो भगवान शिव कैसे ऐसे बैठे होते हैं एकदम मेडिटेशन पोज में, राइट, बिल्कुल वैसे ही, सराउंडेड बाय एनिमल्स। ठीक है, भगवान शिव को
रिकॉल करो, थोड़ा सा भगवान को याद भी करो, ठीक है। सो वेयरिंग अ क्राउन विद त्रिशूल, ठीक है, तो त्रिशूल भी भगवान शिव का ही हम एक अस्त्र देखते हैं। सो इट वॉज कंसिडर्ड एन अर्ली लाइफ ऑफ शिवा कॉल्ड शिवा पशुपति, तो लोग इनकी भी पूजा करते थे। नाउ नेचर वर्शिप, तो अब ऐसा नहीं था कि एक माता, एक मतलब एक गॉडेस और एक पशुपति शिवा सिर्फ उन्हीं का करते थे। दे यूज टू हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर नेचर, जैसे पीपल ट्री वॉज कंसिडर्ड एज सेक्रेड, डव a symbol of peace and spiritual significance. So people feared demons and believed in charms and amulets. तो लोगों को ऐसा लगता था कि भूत प्रेत होते हैं और कोई किसी को अपने वश में कर लेता है, तो ये सारी चीजें भी उस टाइम के लोग मानते थे, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द बरियल प्रैक्टिसेस, तो अगर कोई मर जाता था तो क्या करते थे? सो इट वाज प्रैक्टिस बोथ क्रीमेशन एंड बरियल, ठीक है, प्रॉपर क्रीमेशन और बरियल होता था। सो बरियल आइटम्स इंक्लूडेड पॉटरी, ऑर्नामेंट्स एंड मिरर, शोज बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ। जैसे हमने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में भी यही पढ़ा था कि वो भी ना कुछ कुछ चीजों को जैसे कुछ अस्त्र शस्त्र या कुछ पॉटरी को वो भी मरने वाले के साथ ही दबा देते थे कि अगले जन्म, बिकॉज दे यूज टू बिलीव कि अगला जन्म होगा, एंड दे एवर और वो हमेशा आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो सेम यहाँ के लोगों का भी सेम ही बिलीव था। So from these practices, historians believe many Harappan religious customs may have influenced Hinduism. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये जो, अगर हम इस सिविलाइजेशन को देखो, जैसे अगर आज हिंदूज को देखो तो हिंदूज भी शिव भगवान की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, ठीक है, दुर्गा माता की पूजा होती है, राइट, और अलग अलग फॉर्म में हम भगवान की पूजा करते हैं। और दूसरा, हम पीपल के पेड़ को सेक्रेड मानते हैं, एनिमल्स की भी हम पूजा करते हैं। तो बेसिकली अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो हमने काफ़ी चीज़ें अपने इन्हीं पूर्वजों से ली हैं। तो ये एक तरह से हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, वो हमारे इस हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही आए हैं। क्योंकि कहाँ जन्मी है भाई, ये हमारी भारत की धरती पर ये सिविलाइजेशन ने जन्म लिया था। नाउ फॉरेन ट्रेड लिंक्स, तो अगर हम फॉरेन ट्रेड लिंक्स की बात करें तो मेसोपोटामिया के सुमर जगह में, इजिप्ट में, क्रेट में और वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में बहुत सारी ट्रेडेड चीजें देखी गई हैं। सो मेन ट्रेडेड आइटम्स वर बीड्स, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी एंड सोप स्टोन वेसल्स। देन फॉरेन ट्रेड्स में द मेन ट्रेडेड आइटम्स वर टूल्स लाइक एक्सेस, ठीक है। देन एविडेंस ऑफ ट्रेड, तो चीजें हमने देख तो ली, बट एविडेंस क्या है? सो सील्स विद इंडियन सिंबल्स वर फाउंड इन द मेसोपोटामिया पॉपुलेशन। देन इंपोर्टेड गुड्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि बाहर वाली सिविलाइजेशन से भी हम चीजों को लेकर आए हैं, जैसे स्टीयरटाइट वेसल्स, पॉटरी और मेटल टूल्स। तो ये सब हमने ये सारी चीजें इंपोर्ट की थी, मतलब हड़प्पन्स ने उस टाइम पर ये सारी चीजों को इंपोर्ट किया था। तो यही कुछ चीजों का और सिविलाइजेशन में मिलना, जैसे मेसोपोटामिया के समर में मिलना, और कई चीजों का हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलने का मतलब है कि ट्रेड उस टाइम पर भी होता था। The evidence of trade, the seal shows a mastless ship proves that the use of sea routes. तो mastless ship का मतलब होता है कि एक शिप होती है ना, उसमें एक बड़ा सा पोल होता है जिसपे एक मास्ट लगा होता है, ठीक है, तो वो हवा के बहाव से वो शिप चलती है। तो ऐसी भी सील्स देखी गई हैं जो मास्ट लेस शिप वाली सील्स देखी गई हैं, जो बताती हैं, जैसे आज की कार्गो शिप्स होती हैं ना, बिल्कुल वैसी ही शिप्स होती थी उस टाइम पर। और ऐसी शिप से हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन्स जो थे वो ट्रेड करते थे यूजिंग द सी रूट, और मास्टलेस शिप्स का यूज होता था, करेक्ट। चलो आगे बढ़े। द लोथल और द गेटवे टू द ग्लोबल ट्रेड। सो लोथल जो है, इट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे गुजरात, इंडिया में, एंड हैड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉकयार्ड। तो ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है। इट इज कनेक्टेड टू साबरमती रिवर एंड इट एक्टेड एज द मेजर रूट एंड द ट्रेडिंग हब एट दैट टाइम। Some believe the dockyard was also used as the irrigation tank. तो इस डॉकयार्ड, लोग ये भी मानते हैं कि इस डॉकयार्ड को एक इरिगेशन टैंक की तरह भी यूज किया जाता था।
नाउ द मिस्टीरियस डिसअपेयरेंस, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो बात ये है कि देखो कितनी फ्लरिश्ड सिविलाइजेशन थी, सब कुछ बड़ा अच्छा चलता है, प्रॉपर प्लानिंग, सी रूट, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड बहुत सही, सब कुछ चल रहा था, राइट। सो द क्वेश्चन राइजेस कि कहाँ गड़बड़ हो गई। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड फॉर अबाउट 1000 years, बट अराउंड 1715 BCE बहुत जो मेजर सिटीज थी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वो डिसअपेयर हो गई, ठीक है। अब रीजंस क्या थे, तो स्कॉलर्स ना मल्टीपल रीजंस पर बिलीव करते हैं। जैसे सबसे पहला है कि शायद फ्रीक्वेंट फ्लड्स आए होंगे, तो रिवर्स, क्योंकि ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी, जैसे हमने पहले भी बात की थी, जब हम क्लास 6 में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम तब भी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये यहीं क्यों बनी, क्योंकि वहां पर 2 रिवर्स थी, राइट। कौन कौन सी थी, यूफ्रेट्स और एक और थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप याद कर लेना, ठीक है। तो इन दोनों रिवर्स के अराउंड ही ये पूरी सिविलाइजेशन बनी थी। क्यों बनी थी, क्योंकि लोगों को मतलब लोगों धीरे धीरे वहां बसना शुरू हुए, लोगों को समझ आया कि अगर उनकी लाइफ में पानी हो तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, खाने पीने को सब कुछ मिलेगा, राइट। तो इसीलिए ये भी एक रिवर के अराउंड, इंडस रिवर के अराउंड ये पूरी सिविलाइजेशन बनी। तो यहाँ पर ना रिवर्स ये माना जाता है कि शायद फ्रीक्वेंटली यहाँ पर ओवरफ्लो हुई होंगी रिवर्स, और जिन्होंने सारी सेटलमेंट्स को साफ कर दिया होगा। दूसरा, एपिडेमिक और डिजीजेस, ठीक है। सो डेडली इलनेस कुड हैव स्प्रेड एंड किल्ड मेनी पीपल, तो जो ये बीमारियां फैल गई होंगी जिसकी वजह से लोग मर गए होंगे, ठीक है। दीज आर ऑल जस्ट द assumptions जो स्कॉलर्स ने बनाए हैं। देन क्लाइमेट चेंज और डेजर्टिफिकेशन, तो हो सकता होगा कि यहाँ पर इतनी गर्मी हुई, यहाँ की नदियाँ सूख गई, जिसकी वजह से ये रीजन पूरा ड्राई हो गया, और ड्राई होने की वजह से ये पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर अफेक्ट हो गया, तो फिर से सिविलाइजेशन यहाँ से खत्म हो गई, या लोग यहाँ से उठ के कहीं और चले गए। देन इन्वेजन पॉसिबली बाय आर्यंस, तो हो सकता है कि आर्यन इन्वेजन यहाँ पर हुआ होगा। सो cities might have been attacked and destroyed by the invasions. So let me tell you, all of these are the hypothetical things, ठीक है, कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा। लास्ट ये भी है कि शायद कोई अर्थक्वेक आ गया होगा, एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर या कोई और नेचुरल डिजास्टर जिसने सिटीज को डैमेज कर दिया होगा, और इतना डैमेज कर दिया होगा कि अब ये रिपेयर नहीं हो पाए, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। नाउ द कंक्लूजन फ्रॉम दिस, व्हाट इज द कंक्लूजन, द लेगेसी दैट लिव्स ऑन। तो बेसिकली अगर हम हड़प्पन को देखें तो ये काफी पीस लविंग लोग थे, आर्टिस्टिक थे और हाईली ऑर्गेनाइज्ड पीपल थे। ये एक कंफर्ट में रहते थे, अपने कंफर्ट में और हार्मनी में रहते थे, जितने भी लोग थे विद ईच अदर एंड विद द नेचर। इनके जो सिंबल्स हैं, इनकी जो सील्स हैं, वो हमें बताती हैं दैट दे वर नेचर लविंग। देन इनकी जो सिटीज और सिस्टम्स थे या आर्ट था, उनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। सो डॉक्टर मुखर्जी सेज द इंडस वैली पीपल गेव द वर्ल्ड इट्स अर्लीस्ट सिटीज, फर्स्ट town planning, architect in stone, sanitization and drainage works. Then they also invented animal drawn carts, ठीक है, animal drawn carts भी इन्होंने ही invent की थी। They produced the earliest pottery samples, then created some of the world's first planned cities. तो world की सबसे first planned city यही थी, हम ये बोल सकते हैं it is one of the world's first planned city। तो इसका एकदम ऐसे मिस्टीरियसली इनका खत्म हो जाना, काफी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में, आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में, आपके दिमाग में भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आ रहे होंगे, बट दैट इज ऑल अ मिस्ट्री। और जब तक ये है कि जब तक हम ये ना डिसाइफर कर लें कि उनकी स्क्रिप्ट, उनकी लैंग्वेज क्या थी और वो कैसे सिंबल्स हमें क्या बता रहे हैं, जब तक हम उनको डिसाइफर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम पूरी तरह इस सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जान पाएंगे। लेकिन उनका विजन, उनका प्लानिंग, इनका इनोवेशन जो है वो आज तक हमारी लाइफ में है। हम उन चीज़ों को आज भी यूज कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन के रही हैं। So this was all from our today's session. I hope you understood the complete chapter, the Harappan civilization. कोई भी doubt हो, please ask it on Ask Question section, or you can book your class with Learner Hub Swayam. I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, Learner Hub मतलब free है पर best है।